हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल जम स्टडी। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है पॉलिटी। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में। दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एनी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो कैसे बना। कॉन्स्टिट्यूशन एक बैग थोड़ी बना था। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भी बहुत सारे जो हमारे अंग्रेज शासक थे वो बहुत सारे कुछ अधिनियम लाए थे। जैसा कि आप खुद जानते हैं कि 1935 का जो एक्ट था ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे बहुत सारे एक्ट आए थे। उस एक्ट के को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर अगला कोई एक टॉपिक उठाएंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो दोस्तों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो होता है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ ऐसा है कि जो 1773 से लेकर 1858 तक के काल को जो समय होता है उसको उसको जो है शासन का काल कहा जाता है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद 1858 के बाद का जो काल होता है समय होता है पीरियड, उसको बोला जाता है क्राउन टाइम। ठीक है, उस टाइम पे जो सत्ता होती है वो डायरेक्ट क्राउन संभालता है। इस टाइम पे 1773 से लेकर 1858 तक का जो काल होता है वो कंपनी के थ्रू इंडिया में चीज़ें चलती हैं। तो पहला जो इसमें जो एक्ट आता है वो पहला एक्ट आता है 1773 का एक्ट। इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा दोस्तों, इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने वही लिखे हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है। अच्छा, इसका जो पहला पॉइंट है वो है इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। दैट मीन इसमें 4 सदस्य थे। और दोस्तों इसका उच्चतम न्यायालय का मतलब ये नहीं ना कि ये एक सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1935 के एक्ट में होती है। मतलब अभी तक कोई ऐसा कोर्ट नहीं था, तो इसमें एक कोर्ट की स्थापना हुई जो कि हायर अथॉरिटी के पास था, इसलिए उसको उच्चतम बोला गया। अच्छा दोस्तों, आरए का मतलब होता है रेगुलेटरी एक्ट। ठीक है, आगे हम सिर्फ पूरा एक्ट नहीं लिखेंगे, आरए लिखेंगे। आरए के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सिविल इलाकों के प्रशासन का अधिकार तथा मुंबई प्रेसिडेंसी को भी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधिनियम के अंतर्गत कर दिया गया। मतलब जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सिविल इलाकों के जो प्रशासन था तथा मद्रास, मुंबई के प्रेसिडेंसियों के भी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मतलब अब जो है जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी वो सब पे कानून बनाएगी। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो है पहला गवर्नर जनरल जो था यहाँ पे वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, और फिर अगला जो पॉइंट है वो है गवर्नर जनरल की परिषद का गठन किया गया और जिसमें 4 सदस्य थे। इसमें एक गवर्नर जनरल की परिषद का गठन किया दोस्तों, जिसमें कुल मिला के कितने 4 सदस्य थे। ठीक है, अगला है कंपनी के जो कर्मचारी होते थे ना, कर्मचारी उनको निजी व्यापार करने और उपहार लेने से रोक लगा दी गई। क्योंकि क्या पहले कहते थे, जो इनको ज़्यादा उपहार देता था भारत में ये उससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करते थे और इनको निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब जो हमारा अगला है पॉइंट वो है, अच्छा दोस्तों, इस 1773 का जो एक्ट आया था उसमें कुछ खामियां थी। तो उस खामियों को दूर करने के लिए एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट को रेगुलेटरी एक्ट की जो त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। अच्छा, इसमें क्या था, इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अच्छा दोस्तों, इसमें सिर्फ इतना ही मेन पॉइंट था। अब दोस्तों जो नया अगला जो एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में ये एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी की राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। मतलब अब जो इसका राजनीतिक पॉलिटिकल वर्क होगा और जो एक दूसरा काम होगा ट्रेडिशनल वर्क जो होगा व्यापारिक कार्य, वो दोनों अलग अलग कर दिए गए। अभी तक क्या था, ये सिर्फ एक ही डोमेन के अंतर्गत है। अब इस डोमेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल
को पॉलिटिकल अफेयर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कॉमर्शियल अफेयर के मामले देखने थे। मतलब दो एक डिवीज़न बनाया गया जिसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो कि पॉलिटिकल मामले देखता था और एक कोड ऑफ डायरेक्टर था जो कॉमर्शियल मामले को देखता था। अगला पॉइंट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति जो है सम्राट के द्वारा होती थी। किसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल मामले को देखता था। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या हुआ? इसके बाद दैत्य शासन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। अगला जो टॉपिक है वो है चार्टर्ड एक्ट। अच्छा दोस्तों, जो चार्टर्ड एक्ट थे वो भारत में 4 चार्टर्ड एक्ट आया था। एक 1793 का चार्टर्ड एक्ट था, एक 1813 का चार्टर्ड एक्ट था, एक 1833 का चार्टर्ड एक्ट था और एक 1853 का चार्टर्ड एक्ट था। अच्छा, ये 20 साल के उपरांत में आए थे। हम इनको पूरे एक ही नोट्स के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे, इसका ना कि 1793 का, 1813 का, 1833 का या 1853 का अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। जो 1813 का चार्टर्ड एक्ट था, इसके द्वारा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई। मतलब इससे पहले 1813 से पहले जो भी थे, बहुत से लोग मतलब जो ब्रिटिशर थे वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लोग ही इंडिया में काम कर सकते थे। बट अब सारे ब्रिटिशर इंडिया में काम कर सकते थे। अच्छा, फिर 1833 का एक्ट जो था के द्वारा बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक जो बंगाल का गवर्नर था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगेगा। और जो पहला जो गवर्नर था जो भारत का पूरा था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, फिर एक नया एक अलग टॉपिक, दूसरा टॉपिक थे 1853 का। 1853 के चार्टर्ड एक्ट ने कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव तथा विधायिका लेजिस्लेटिव को पृथक कर दिया। मतलब अब इसकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अच्छा, अब जो अगला पॉइंट है वो 1853 के एक्ट के द्वारा एक विधान परिषद की स्थापना की गई। अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि विधान परिषद में कितने सदस्य थे? विधान परिषद में जो नई विधान परिषद बनाई गई थी उसमें 12 सदस्य थे। फिर 1793 के एक्ट में कंपनी का जो कार्यकाल था वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अच्छा, फिर 1813 का एक एक्ट था। अच्छा दोस्तों, जो 1793 का जो एक्ट आया था दोस्तों, उसमें क्या हुआ कि उसमें कंपनी का जो कार्यकाल था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 1813 का जो दोस्तों एक्ट था उसमें क्या किया कि कंपनी की जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। बट कंपनी की जो चीन के साथ जो व्यापार करती थी और चीन जो चाय का व्यापार करती थी उसका जो मतलब जो सिंगल विंडो सिस्टम जैसे होता नहीं ना कि जो सिंगल मतलब अकेले कारोबार करती है, इन दो चीज़ों पे उसका पूरा एकाधिकार था। अच्छा दोस्तों, फिर क्या हुआ? फिर 1813 में एक और बात कही गई, वो ये थी कि जो भारतीय विद्वान थे उन भारतीय विद्वानों को जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो अयोग्य मानते थे। तो फिर उसमें ये बोला गया कि हम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीय विद्वानों पर खर्च करेंगे, उनके प्रोत्साहन पे, उनके इंक्रीजमेंट पे खर्च करेंगे ताकि उनका जो है डेवलपमेंट हो सके। अच्छा, फिर जो अगला 1833 का एक पॉइंट था वो था कि दोस्तों कि 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया था। ठीक है, फिर अब क्या हुआ था? 1833 में एक्ट में एक और बात कही गई। 1833 में एक्ट में ये बात कही गई कि कंपनी को अब ट्रस्टी बना गई। ठीक है, कंपनी अब जो क्या काम करेगी वो ट्रस्ट के माध्यम से काम करेगी। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं, जैसे 1833 के एक्ट में एक बात और कही गई, जनरल परिषद में एक चौथे सदस्य की स्थापना की। 1833 का एक्ट था उसमें जनरल परिषद का जो सदन था, मतलब एक जो होती नहीं ना कि उसकी जो परिषद होती है, उसके परिषद में एक और सदस्य को शामिल किया गया, वो था लॉर्ड मैकाले। ये कैसा सदस्य था दोस्तों? ये कानूनी सदस्य था। और कौन सा सदस्य था? चौथा सदस्य था। ठीक है, उसके बाद 1833 के में गवर्नर जनरल को विधि आयोग नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। मतलब अभी तक विधि आयोग को ये नहीं नियुक्त करता था, अब ये क्या करने लगा? ये नियुक्त करने लगा। और अब इसका जो अगला पॉइंट है वो ये है 1853 के विधान परिषद द्वारा विधायकों को गवर्नर जनरल का वीटो कर सकता है। मतलब कि जो वीटो पावर थी वो इसको प्राप्त हो गई, किसको? विधान परिषद को। अभी तक ये चीज़ नहीं थी, जो भी विधेयक बनते थे तो अब उन सब विधेयकों पे वीटो पावर इनको प्रदान हो गई।
अब अगला जो हमारा दोस्तों टॉपिक है वो है अब जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट होता है वो है 1858 से 1919 तक के काल को शासन, ताज का शासन या महारानी का शासन बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, जो सरकार ने एक ये था 1858 का एक्ट था, इसको बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है। इसमें क्या था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, जो कि कंपनी के शासन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द्विशासन को भी समाप्त कर दिया। समस्त अधिकार भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंप दिया। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो एक अलग पॉइंट था वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 15 सदस्य थे। ठीक है। भारतीय परिषद, काउंसिल ऑफ इंडिया कहते थे इसे। ठीक है। काउंसिल ऑफ इंडिया में देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पद था, उस पद के नीचे 15 सदस्य थे जो उसको हेल्प करते थे, उनको क्या कहा जाता था, काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है। जस्ट लाइक मंत्रिमंडल, आप ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल, एक छोटा सा मंत्रिमंडल। अच्छा, काउंसिल ऑफ इंडिया में 8 सदस्यों को सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता था और 7 को निर्देशक बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता था। अब इसमें क्या है, एक अलग पॉइंट ये कि गवर्नर जनरल अब वायसराय बन गया था। पहले जो गवर्नर जनरल था, अब वो यहाँ पे तीसरी बार फिर से चेंजेस हुआ। वो क्या हुआ कि अब वो भारत का गवर्नर जनरल नहीं, अब भारत का वायसराय कहा जाएगा। पहला वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। अगला पॉइंट है भारत के राज्य सचिव को एक विकास निगम घोषित किया गया। अच्छा दोस्तों, अब जो हमारा अगला एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है। इंडिया काउंसिल एक्ट में क्या होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। इट मीन पहले कानून जो बनता था इंडिया में उसमें भारतीय लोगों को नहीं शामिल किया जाता था, अब उसमें दोस्तों क्या हुआ कि भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाने लगा। अच्छा, अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट ये था कि इंडिया काउंसिल में एक्ट के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं को भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है दोस्तों। फिर अगला इसमें पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था कि वायसराय को विधानसभा में भारतीयों को नामांकित करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि वायसराय जो था अपनी सोच और विचार के हिसाब से किसी न किसी को विधानसभा का सदस्य नियुक्त कर सकता था। ठीक है। अगला जो दोस्तों उसमें जो पॉइंट था वो ये था कि वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में बनारस के महाराजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया, जो कि हमारे मनोनीत सदस्य होते हैं। जैसे कि हमारा राष्ट्रपति जो है आंग्ल भारतीयों को सुन सकता है आर्टिकल नंबर 352 के थ्रू, इस तरीके से चीज़ें थी। ठीक है। अगला जिसमें जो पॉइंट था वो है आईसीए के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो प्राप्त थी। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर मतलब मिल गई थी। आर्टिकल जो हमारे देश में राष्ट्रपति को है आर्टिकल 111 के थ्रू वो इनको प्राप्त थी, तथा ये अध्यादेश भी जारी कर सकता था, जैसे कि आर्टिकल नंबर 123 में है। किसी भी विधि को अस्वीकृत कर सकता था, जैसा कि मैंने बोल दिया कि आपको वीटो जो पावर प्राप्त है हमारे देश के राष्ट्रपति को। ठीक है। अगला जो उसमें दोस्तों पॉइंट था, भारत में प्रतिनिधि संस्था का जन्म हुआ, नए प्रांत बनाने की शक्ति मिली और लॉर्ड कैनिंग ने मंत्रिमंडल की नींव रखी। यहाँ से दोस्तों क्या होता है, यहाँ से मंत्रिमंडल की नींव रखी जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर दोस्तों क्या हुआ कि अगला जो हमारा एक्ट है वो है इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या हुआ, इसमें होता है कि केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम जो सदस्य होते हैं 10 होते हैं और अधिकतम सदस्य 16 होता है। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करना तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। मतलब इससे पहले कि जो भारतीय जो सदस्य थे वो जो बजट बनता था, वार्षिक बजट बनता था, उस पर बहस नहीं कर सकते थे, डिस्कशन नहीं कर सकते थे। और क्या होता है कि
इसमें जो उसके बाद वो कोई क्वेश्चन जो उनके माइंड में जो क्वेश्चन होते हैं वो भी वो उस चीज़ को पूछ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, दूसरा क्या उसमें अगला पॉइंट क्या था, चुनाव पद्धति की शुरुआत हो गई। अच्छा, चुनाव पद्धति की जो शुरुआत हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एक एक्ट आता है, उस एक्ट को बोलते हैं 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, और या तो उसको बोल देते हैं मिंटो मार्लो सुधार। अच्छा दोस्तों, जो हमारे जो मिंटो थे वो क्या थे, वो वायसराय थे, ठीक है, और मार्लो जो थे वो सचिव थे, इसलिए इन दोनों के नाम से भी इन चीज़ों को जाना जाता है। अच्छा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। कौन बने, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। दूसरा पॉइंट क्या था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान हुआ, लॉर्ड मिंटो को इसका जनक माना जाता है। अगला दोस्तों जो पॉइंट है वो अगला पॉइंट है, इस अधिनियम द्वारा भारतीय को विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान हो गया। इस अधिनियम में भारतीय को इसमें विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व मिल गया। और जो अगला पॉइंट था वो ये था कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। मतलब कि इसमें क्या था कि मुसलमान को सिर्फ मुसलमान ही चुन सकते हैं, आम लोग नहीं चुन सकते। ठीक है दोस्तों, फिर अगला हमारा जो एक्ट होता है वो एक्ट है 1919 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है दोस्तों, अब 1919 का जो हम एक्ट पढ़ेंगे, 1919 के एक्ट में क्या होता है, मॉन्टो जो हमारे होते हैं वो होते हैं सचिव होते हैं, और फोर्ट जो होते हैं हम वो होते हैं कि वायसराय होते हैं। ठीक है, वो भारत के वायसराय होते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के आने का कारण क्या था, उस टाइम पे जो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ था वो हुआ था दोस्तों, और मेसोपोटामिया की जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो कारण थे कि उस टाइम पे इस एक्ट को लाना अंग्रेजी सरकार के लिए ज़रूरी हो गया था। अच्छा, इसका जो पॉइंट है उसमें क्या हुआ था कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन तथा दैध शासन की स्थापना है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि प्रांतों में दैध शासन कब स्थापित हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1919 के एक्ट में हुआ था। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, इसमें राज्य सचिव का वेतन जो अब अंग्रेज देंगे, जो कि अभी तक भारतीय खजाने पर निर्भर था, वो अब अंग्रेज देंगे। इसमें अगला पॉइंट क्या था कि सभी विषयों को केंद्र और तथा प्रांतों में बांट दिया गया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या था कि केंद्र सूची को विषय पर गवर्नर जनरल की परिषद का एकाधिकार प्राप्त था। फिर अगला जो दोस्तों पॉइंट है वो है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। मतलब दैट मीन कि यहाँ पे एक राज्य परिषद तथा एक केंद्र विधानसभा का स्थापना की गई। ओके दोस्तों, फिर अगला जो इसमें जो पॉइंट है वो अगला पॉइंट ये है कि राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना, 5 साल के लिए था। इसने प्रांत को 2 भागों में मतलब डिवाइड कर दिया गया, एक था हस्तांतरित और एक था आरक्षित। ठीक है, अब अगला जो इसमें पॉइंट था दोस्तों, राज्य गवर्नर अध्यादेश ला सकता था। ठीक है, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 123 के थ्रू लाते हैं अध्यादेश। ठीक है, अगला जो पॉइंट था कि राज्य परिषद का जो गठन होता है वो 5 वर्ष के लिए होता था। फिर अगला जो पॉइंट है वो अगला पॉइंट ये है कि इस कानून ने संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर मताधिकार प्राप्त हुआ, जो कि अभी हर भारत के प्रत्येक नागरिक जो कि 18 वर्ष पूरी कर चुका है उसको वोट देने का अधिकार है। बट जब अंग्रेजी सरकार थी 1919 में ऐसा प्रावधान नहीं था। उस टाइम पे क्या था, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के बेसिस पे, कर के बेसिस पे, और एजुकेशन, मतलब कैपिटल आपके पास कितने, हाउ मच टैक्स आर यू पेइंग, और एजुकेशन के बेसिस पे आपको क्या था दोस्तों, मत देने का अधिकार था। दूसरा क्या था, अगला पॉइंट क्या था दोस्तों, लंदन में उच्च आयुक्त, एक उच्च आयुक्त का जो पद था वो उसका एक कार्यालय सृजन किया गया, कहाँ पे, लंदन में। उसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक था वो है, पॉइंट ये है कि 1926 में केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में, जो कि है 1935 का एक्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा दोस्तों, 1935 के एक्ट में क्या है, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो विषय थे सेंट्रल गवर्नमेंट के उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक संघ सूची थी जिसमें 59 पॉइंट थे, और एक राज्य सूची थी जिसमें 54 पॉइंट थे, और एक समवर्ती सूची थी जिसमें 36 पॉइंट थे। मीनिंग
जो संघ सूची थी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 59 पॉइंट पे कानून बना सकती थी। इसी तरीके से राज्य सूची थी जिसमें 54 चीज़ों को रखा गया था जिसमें राज्य बना सकते थे। एक समवर्ती सूची होती है जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, उसमें 36 पॉइंट रखे गए थे। 36 पॉइंट का मतलब ये होता है कि उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, बट अगर उसमें कोई मतभेद होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अगला था इसमें क्या, प्रांत में दैर्य शासन को समाप्त कर दिया गया, डोचरी जो सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया तथा ये केंद्र में लागू हो गया। अगला क्या था दोस्तों, अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट ये है कि जो 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, मतलब द्विसदन में विधान परिषद तथा विधानसभा का दोनों सर्जन कर दी गई। अच्छा, इसमें अगला पॉइंट क्या था दोस्तों, 1858 के द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट क्या था दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि इसी एक्ट के द्वारा 1935 के एक्ट के द्वारा ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके तहत 1937 के संघ न्यायालय की स्थापना की गई इसी एक्ट के थ्रू, और 1935 में जो बर्मा है अलग हुआ और 2 नए प्रांतों को बनाया गया जिसमें एक सिंध प्रांत था और एक उड़ीसा प्रांत था। दोस्तों यहाँ से हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।